करना ना छोड़ तू, ये सोच करके तेरी किस्मत खराब है। मेहनत करना ना छोड़ तू, ये सोच करके तेरी किस्मत खराब है। किस्मत तो मेहनत की मोहताज है, किस्मत तो मेहनत की मोहताज है। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, अगर मिल जाए तो तेरी किस्मत है। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, अगर मिल जाए तो तेरी किस्मत है। से मिली सफलता ज्यादा देर नहीं टिकती, ये किस्मत की हकीकत है, ये किस्मत की हकीकत है। मेहनत करना ना छोड़ तू, ये सोच करके तेरी किस्मत खराब है। बरसात नहीं होती, अगर हो जाए तो एक इत्तेफाक है। बिन बादल बरसात नहीं होती, अगर हो जाए तो एक इत्तेफाक है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, अगर दे जाए तो समझो अभी तो बस शुरुआत है। मेहनत करना ना छोड़ तू, ये सोच करके तेरी किस्मत खराब है। बड़े बड़ों ने साबित किया है, किस्मत तो मेहनत की मोहताज है। किस्मत तो मेहनत की मोहताज है। पेड़ बन जाता, बरसों लग जाते हैं एक बीज को पेड़ बनने में। बीज यूं ही नहीं एक पेड़ बन जाता, बरसों लग जाते हैं एक बीज को पेड़ बनने में। Hello, 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 hello. हाँ जी वेरी 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 गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? सारे बच्चे पहले फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। सारे बच्चे फटाफट से वीडियो को 2 मिनट के अंदर लाइक करो और सारे बच्चों में शेयर कर दो, अपने अपने स्टेटस पे लगा दो, अपने अपने ग्रुप में डाल दो फटाफट से 2 मिनट के अंदर।
लाइव लगा दो, अटेंडेंस कर दो फटाफट से लाइव लगा के। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल मेरे दोस्तों, की हाल चाल? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग तेजस, वेरी गुड इवनिंग तीरथ, वेरी गुड इवनिंग बंसल जी, बंसल जी, बंसल जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रियंका, गुड इवनिंग आदेश, गुड इवनिंग दिमांश, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग जी। चलो फाइनली आज से हमारी जीएसटी की अपनी रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी। अब इस रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है, मतलब पता क्या होता है, जैसे अब जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट हो रही है, अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, डीटी कब आएगा, डीटी की रिवीजन कब आएगी, इसमें क्वेश्चंस होंगे नहीं होंगे, प्रैक्टिस सेशन कब होंगे, नोट फॉर ऑल की सीरीज कब होगी, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कितने बजे तक क्लास चलेगी, कितने घंटे की क्लास होगी, इसमें क्या क्या करेंगे, डिटेल में होगी या ऊपर ऊपर से होगी, ये भर भर के भर भर के तुम्हारे दिमाग में सारे के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। मेरे से पूछ लो तुम ये, बस तुम्हारे मन में यही आधों के मन में तो यही क्वेश्चन है भाई, आधों के मन में क्वेश्चन ही है, वो यही क्वेश्चन पूछने आए हैं कि डीटी कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, हाय तौबा, हाय मर गए, अब नहीं कुछ कर पाएंगे। ये आधों के मन में तो यही क्वेश्चन चल रहे हैं जी। ठीक है नहीं, आधों के मन में हाँ फिर ये एप्लीकेबल हमारे लिए होगा या नहीं होगा, किस टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा, मैं सीएस का बच्चा हूँ क्या मैं देख सकता हूँ, मेरे सीए के एग्जाम में क्या मैं देख सकता हूँ, सीएमए वाले बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, और कोई बच्चा देख ये सारे तुम्हारे मन में क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना, यही सारे तुम्हारे मन में क्वेश्चन चल रहे हैं ना, पढ़ना तुमने है नहीं। ठीक है, जीएसटी तो बाद में पढ़ना है क्योंकि अब जीएसटी की रिवीजन तो हो रही है, बाकी क्वेश्चन तुम्हें अभी पूछने हैं। तो इधर देखो ध्यान से जी, हाँ इधर देखो ध्यान से, तो अब सुनो ध्यान से, जो भी तुम्हारे मन में फटाफट से क्वेश्चन चल रहे हैं उसको 2 मिनट के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूं, देन फिर हम जीएसटी की रिवीजन स्टार्ट करेंगे ताकि वो बच्चे बार बार लाइव चैट में डिस्टर्ब ना करें अपने क्वेश्चंस को लेके। ठीक है ना, और जब हमारा लाइव सेशन चल रहा होगा ये मान के चलना कि आपने बस लाइव चैट को इग्नोर करना है, जो बच्चा यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है। जो बच्चा रिकॉर्डेड देखेगा उसको तो कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, वो आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसको नहीं पता लाइव चैट में क्या चल रहा है। बट जो बच्चा लाइव क्लास देखेगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लाइव चैट को इग्नोर करके चलना। ठीक है ना, ये मैसेज सारे इग्नोर करना, हेलो मुंबई से कोई है, कलकत्ता से कौन है, मैं तो बिहार से हूं, ये दिल्ली से कौन है, ये सारे मैसेज आपने इग्नोर करने हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे मैसेज इग्नोर करने हैं। आपको ये बात ध्यान देना, अगर आपने अच्छे तरीके से जीएसटी को समझना है, ये बात ध्यान रख के चलना जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो इधर देखो ध्यान से, अब जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले एक बार फटाफट से वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है, सर डीटी की रिवीजन कब से होगी, सर डीटी कब से करेंगे, तो मैं बता दूं ऑब्वियस सी बात है, जब हमने आज जीएसटी स्टार्ट किया है तो जीएसटी के साथ तो डीटी करेंगे नहीं, जीएसटी के बाद ही डीटी करेंगे। तो पहले हम जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, जब हमारा जीएसटी खत्म हो जाएगा उसके बाद ही डीटी स्टार्ट होगा। आप ये मान के चलो कि 10 से 11 मार्च को हमारा जीएसटी स्टार्ट होगा जी। ठीक है ना, 10 से 11 मार्च को अपना हम जीएसटी स्टार्ट कर लेंगे, तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा, पता भी लग जाएगा क्या करना है कैसे करना है। और तुम सब जानते हो डीटी थोड़ा सा वाइड है, डीटी में तुम्हें दिक्कत भी ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैं डीटी जीएसटी के बाद में कराऊंगा। पहले हम जीएसटी बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे, तब तक सारे क्वेश्चंस भी जीएसटी के कर लेंगे, देन उसके बाद जो होगा फिर हम डीटी की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप ये मान के चलना कि 10 और 11 तारीख से हम इनकम टैक्स की रिवीजन अपनी स्टार्ट कर देंगे। डन, चलो आधे बजे चले गए, अब बाय बाय बाय, क्योंकि जीएसटी तुम्हें आता है ना, चलो बाय, टेक केयर। ठीक है, ध्यान से, अब जीएसटी तुम्हें सारा आता है। ठीक है, तो डीटी की रिवीजन कब होगी, 11 मार्च से, ये बात क्लियर है। दूसरा, सर प्रैक्टिस बैच कब आएगा, जैसे मैंने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज लॉन्च की थी, तो नोट फॉर ऑल वाली सीरीज के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो इस बार मैं क्या करूंगा, इसी बैच में क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब इसी बैच में हम प्रोविजन करेंगे। प्रोविजन में थोड़ा सा मैं कम टाइम लगा के चलूंगा, क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा के चलूंगा, तो यही हमारा प्रैक्टिस बैच होगा, यही हमारा रिवीजन बैच होगा।
इसमें मेरा करने का तरीका क्या होगा, इसमें मेरा करने का तरीका ये होगा कि पहले हम क्या करेंगे, एक चैप्टर को फटाफट से रिवाइज कर लेंगे जो आपने रेगुलर बैच के अंदर पढ़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूं सबने पहले कभी ना कभी पढ़ा है। अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो कोशिश करूंगा तुम्हें समझ में आ जाए, बट दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ दे के मत जाना, बस ये पर ध्यान दो, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, इतना मैं तुम्हें कह सकता हूं जी। ठीक है ना, अपना बेस्ट पूरा देने की कोशिश करूंगा, इतना मैं तुम्हें कह सकता हूं। तो पहले एक बार क्या करेंगे, पहले फटाफट से हम प्रोविजन रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करा देना, पेपर लीक कर देना, देखो जितना भी हो सकेगा तुम्हारे इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चन है, पास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन है, और जितने भी आरटीपी एमटीपी जो आईसीएआई इशू करता है वो भी तो मैं करा दूंगा, बस वही करा सकता हूं जी। अब पेपर तो लीक नहीं कर सकता ना मेरे बच्चे, इतना तो अभी एआई एडवांस भी नहीं हुआ कि पेपर कैसा बना वो भी मुझे पता लग जाए। ठीक है ना, तो हम अपना बेस्ट कर सकते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो प्रोविजन फटाफट से रिवाइज करेंगे, उसके जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर सकते हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी इसी बैच के अंदर कर लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रिवीजन में अमेंडमेंट्स भी इंक्लूड होंगी, 100% अमेंडमेंट भी रिवीजन क्लास के अंदर इंक्लूड होंगी। वैसे अमेंडमेंट्स के शॉर्ट्स भी मैं डाल रहा हूं, इनकम टैक्स की सारी अमेंडमेंट्स हमारी शॉर्ट्स के माध्यम से खत्म हो चुकी हैं, जीएसटी की अमेंडमेंट्स हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो बच्चे शॉर्ट्स देख रहे हैं उनको ऑब्वियसली बात है अमेंडमेंट समझ में आ रही होंगी, नहीं तो इस रिवीजन क्लास के अंदर भी हम सारी की सारी अमेंडमेंट जो हैं वो कवर करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो तीसरा आपका डाउट था अमेंडमेंट कवर होंगी, सर ये नोट्स कहां से मिलेंगे? अभी मैंने कोई नोट्स दिखाए नहीं है, बट जैसे मैं तुम्हें नोट्स दिखाऊंगा ना आधे बच्चों का डाउट आएगा, भाग गाबे 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 यार, ओए गाबे सुन, ये नोट्स कहां से मिलेंगे? तो नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में 3 कॉलम मैंने बनाए हुए हैं, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए का। अपना अपना कॉलम ओपन करके उसमें सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट तुम डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मेरी रेगुलर बैच की बुक भी है, उसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं, उसमें चार्ट बुक भी है। तो सारे नोट्स, इवन जो भी मैं आगे पीडीएफ दूंगा, इवन जो भी क्वेश्चन बैंक दूंगा या जो भी एडिशनल क्वेश्चन दूंगा, वो सारे के सारे उसी लिंक के अंदर आएंगे। तो उस लिंक को सेव कर लेना सारे के सारे बच्चे, उस लिंक को अपना सेव करके अपने अपने नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक ये भी डाउट सब तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद सर खाली अमेंडमेंट के सेशन आएंगे, जैसे आपने शॉर्ट्स में तो ऑब्वियस ही बात है ओवरव्यू दिया, तो डिटेल अमेंडमेंट लेक्चर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बट वो मार्च के अंदर आएंगे। उस अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर सिर्फ मैं अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी अलग से कराऊंगा बहुत सारे, क्योंकि इस बार का पेपर जो होता है, जिनके भी एग्जाम मई में है या जिनके भी एग्जाम जून में है या जिनके भी एग्जाम सितंबर में है, ये मान के चलें आपका एग्जाम अमेंडमेंट बेस्ड होता है। आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि अगर पेपर 100 नंबर का है तो ये मान के चलना, ये हर बार की कहानी है, मई और जून के एग्जाम में कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन जो है वो अमेंडमेंट बेस्ड बनते ही बनते हैं। और इस बार इनकम टैक्स में भी अच्छी खासी अमेंडमेंट है, जीएसटी के अंदर भी नॉर्मली हर चैप्टर में छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। तो आप ये मान के चलना कि 100 में से 40 नंबर की तो अमेंडमेंट्स आनी आनी है। तो अमेंडमेंट्स को मैं डिटेल में भी कराऊंगा और अमेंडमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बट वो हम डिस्कस करेंगे मार्च में। यहां तक क्लियर है? उसके बाद सर क्या ये हम देख सकते हैं भाई जिनके भी सिलेबस में जीएसटी है ना, अब बस ये चेक कर लो तुम्हारे सिलेबस में जीएसटी है, जीएसटी एक्ट बिल्कुल सेम है, सब कर सकते हो। बस मैंने क्या बोल दिया, आपके एग्जाम मई में होने चाहिए, आपके एग्जाम जून में होने चाहिए, आपके एग्जाम सितंबर में होने चाहिए, आपके एग्जाम दिसंबर में होने चाहिए या जनवरी 27 में होने चाहिए। उसके बाद वाले एग्जाम के लिए ये रिवीजन एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, अब कोई डाउट तो नहीं रह गया जी? ठीक है, अब जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में डाल देना चाहिए। क्लास की ड्यूरेशन जो होगी, अभी हम स्टार्टिंग की ड्यूरेशन 1-1.25 घंटे की रखेंगे, धीरे धीरे इसको हम 1.5 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं, और कई दिन ऐसे भी होंगे हम 2 घंटे की भी लेके चले जाएंगे जी। ठीक है, बट स्टार्टिंग में जो होगी वो 1-1.25 घंटे की क्लास होगी। जैसे ही मेरा भी रेगुलर बैच मेरा चल रहा है, जैसे ही वो खत्म होगा इसकी ड्यूरेशन मैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है, हमारा टारगेट बस ये है कि 10 मार्च तक हमें जीएसटी विद प्रोविजन विद बहुत सारे क्वेश्चन हमें यूट्यूब पे रिवाइज करना है जी। और यही तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, यही तुम्हारा फास्ट टैग बैच है, ये बात मान के चलना। इसका आपको कोई पैसा पे नहीं करना, बट इसको फ्री का मत समझना, इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पे बैच लेने में ना इज्जत खत्म हो जाती है, वो बस इज्जत को मत गिराना इसकी, ये बात मान के चलना, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये तुम्हें अभी नहीं पता, बाद में पता लगेगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो
चलो जी, इधर देखो ध्यान से अब एक बार सारे के सारे बच्चे, आई थिंक अब तुम्हारे को यहाँ पे जितने भी डाउट्स हैं वो खत्म हो गए होंगे। ठीक है, अब लिंक भाई मैंने दे दी है, उस लिंक में सारे नोट्स हैं, ऑटोमेटिकली अपलोड होते रहेंगे, जितने भी नोट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अपलोड होते रहेंगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब सारे बच्चे डेली बेस पे अपने वीडियो को लाइक जरूर करना, बस आपने दो काम करने हैं, लाइक, मैक्सिमम बच्चों के साथ में शेयर, ताकि चप्पे चप्पे पे खबर हो कि गाबा सर की रिवीजन क्लास चल रही है, उनको गाबा सर के बारे में पता हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। और आपने कमेंट जरूर करके जाना है कि तुम्हें रिवीजन क्लासेस कैसे लग रही हैं, उससे वीडियो ऊपर आती है, वीडियो रिकमेंडेशन में आती है, उससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होती है। ये काम बस आपने करना है, पैसा कोई आपने पे नहीं करना, बस यही मेरा पैसा है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। ठीक है जी, अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब यहां से जो अब हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छा ये मैं जीएसटी का क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूं जी। वैसे पहले भी जीएसटी का क्वेश्चन बैंक मैंने दिया हुआ है, बट ये नए वाला क्वेश्चन बैंक मैं तैयार कर रहा हूं। इसमें कई एडिशनल क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन किए हैं। आज हमारी तारीख है 16, 20 तारीख तक ये क्वेश्चन बैंक भी उसी लिंक में मैं डाल दूंगा। 20 तारीख तक क्वेश्चन बैंक भी उसी लिंक में मैं डाल दूंगा, आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो जी। इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक मैंने वहां पे डाल दिया है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है। जीएसटी का क्वेश्चन बैंक भी वहां पे डाल दूंगा, आप इसको आराम से डाउनलोड करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हो जी। और अगर किसी को हार्ड कॉपी परचेस करनी है तो ये नंबर है, इस नंबर को सेव कर लेना, इस पे व्हाट्सएप कर देना। ऑलरेडी बहुत नॉमिनल प्राइस पे हार्ड कॉपी मैंने रखी हुई है, ऑन कॉस्ट ही रखी हुई है, आप इसको बाई भी कर सकते हो जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। अब जो हम रिवीजन करेंगे ना, जीएसटी के हैंड रिटन नोट्स अभी नहीं है भाई, जब आएंगे तो डल जाएंगे। अब कर लें स्टार्ट, कर लें, या और कुछ अभी और 15-20 नोट्स चाहिए अभी? नलायक, अभी तो मैंने सारे डाउट्स खत्म कर दिए। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अब जो हम रिवीजन करेंगे जीएसटी की, वो सारी की सारी हम जीएसटी क्रक्स बुक से करेंगे जी। इसको हम बेस बना के चलेंगे, जीएसटी क्रक्स बुक को हम बेस बना के चलेंगे। जितने भी हम जीएसटी की रिवीजन करेंगे सारी क्रक्स बुक से करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे ऐड ऑन करने होंगे तो वो मैं कर दूंगा, नहीं तो जो रिवीजन होगी वो क्रक्स बुक से होगी जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, आई थिंक आप सबके पास एक क्रक्स बुक होगी, नहीं तो वहां से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो उसकी हार्ड कॉपी परचेज कर लेना जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। अब यहाँ पे आओ, सबसे पहला जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि आज हमें जीएसटी का चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन वाला, वो आज हमें रिवाइज करना है बस। और कल फिर इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा फ्लो यही रहेगा, पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मुश्किल से मुश्किल या आसान से आसान, वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन का। अब वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, आप सबको आता होगा, बट फिर भी 40-45 मिनट के अंदर फटाफट से सुन लेना, वो सारा रिवाइज हो जाएगा जी। याद करो, आपको मैंने जीएसटी के स्टार्टिंग में कहा था अपने रेगुलर बैच के अंदर कि जीएसटी में ना टोटल मिला के आपके 13 चेक पॉइंट आते हैं। याद है जीएसटी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी? एक बार मेरे को बताओगे जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सर जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं दोबारा बोलूंगा, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं होती, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है। अब नाम से ही पता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब क्या है कि जीएसटी सिर्फ गुड्स पे नहीं लगेगा, जीएसटी सिर्फ सर्विसेज पे नहीं लगेगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर भी लगेगा। इट मींस अगर मैं सिर्फ गुड्स में डील कर रहा हूं तो भी जीएसटी है, अगर मैं सिर्फ सर्विसेज में डील कर रहा हूं तो भी जीएसटी है, अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील कर रहा हूं तो भी जीएसटी की बातें होंगी। एक बच्चा कह रहा है सर आपने कहा गुड्स में डील कर रहा हूं, सर्विसेज में डील कर रहा हूं, दोनों में डील कर रहा हूं, तो दोनों में तो ऑब्वियस सी बात है पहले कवर हो गया ना। आंसर इज नो। कई बार क्या होता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। भाई जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, मेरा कोचिंग वाला काम है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर हैं, आपने कहीं से भी क्लास दी है, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आपने कहीं से भी क्लास दी होगी, जो भी टीचर्स हैं, एक बात मेरे को बताओ, आपको नहीं लग रहा वो साथ में सर्विस भी दे रहे हैं, सर्विस के साथ में गुड्स भी दे रहे हैं? भाई मेरा काम पढ़ाने वाला काम जो है वो सर्विसेज है, साथ में तुम्हें बुक्स भी मिली हैं, तो सर्विस एंड गुड्स दोनों की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कई बार क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है। आप अगर सैलून वाले के पास जा रहे हो तो सैलून वाला जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों काम कर रहा है। आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही तो होते हैं। याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस।
वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपको मैंने 5 लाख रुपए दिए, मैंने कहा भाई ये कमरा बना के मेरे को देना है। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देखो ध्यान से, बेटे 1 घंटे के लिए आया हूं बस, 1 घंटे तो सांस ले ले, छोड़ दे उस फोन को, पढ़ ले कम से कम नालायकों। तो मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो लेबर प्लस मटेरियल है, मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए, मैंने कहा भाई साहब ये कमरा बनाना है। अब आपने बोला कमरा 5 लाख रुपए बना के दे दूंगा, मटेरियल भी मेरा लेबर भी मेरी। अब मटेरियल भी तेरा और लेबर भी तेरी, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता, बिल्कुल ऐसा होता है जी। इसको बोलते हैं ठेके पे काम देना। तो क्या यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों नहीं है? बिल्कुल है। तो मतलब अपने दिमाग में ये क्लैरिटी लेके चलो कि खाली गुड्स पर भी जीएसटी है, खाली सर्विसेज पर भी जीएसटी है, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात होगी तो दोनों के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पहला पॉइंट तो ये जी। तो जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब याद करो, मैंने कहा था जीएसटी के ना टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट होते हैं। ये 13 चेक पॉइंट हमारे दिमाग में होने चाहिए अगर हमें जीएसटी को समझना है सही तरीके से। एक बात मेरे को सोच के बताओ सारे बच्चे जो भी मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं जीएसटी लगाना चाहता हूं तो क्या मैं जीएसटी डायरेक्टली लगाना स्टार्ट कर दूंगा, या सबसे पहले मेरे को यह चेक करना पड़ेगा कि वो एलिमेंट गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होगा या नहीं होगा? सबसे पहले मेरे को यह चेक करना पड़ेगा। यार मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, जितने ये आपकी बात कर रहा हूं, आपके फादर लैपटॉप की दुकान है, आपके फादर लैपटॉप में डील करते हैं, आपके फादर की हार्डवेयर की दुकान है, आपके फादर की करियाने की दुकान है, आपके फादर का रेडीमेड गारमेंट है, आपके फादर की आपके फादर एडवोकेट की सर्विस दे रहे हैं, आपके फादर कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं, आपके फादर फॉर एग्जांपल इंटीरियर डेकोरेटर हैं, आपके फादर ज्वेलरी की शॉप कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, जिनमें वो धंधा कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, पहले वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होगा, तभी तो हम जीएसटी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, अब ये बातें तुम सबको पता होंगी, सेक्शन 2 क्लोज नंबर 52 और 2 क्लोज नंबर 102 में हमारी गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन है। अब अगर मैं वो डेफिनेशन ही मीट नहीं कर रहा तो जीएसटी कैसे लगेगा? याद है हमने गुड्स की डेफिनेशन से कई चीजें बाहर निकाली थी, सर्विसेज की डेफिनेशन से हमने कई चीजें बाहर निकाली थी। याद करो मैंने कहा था गुड्स में क्या कवर नहीं होगा? मनी एंड सिक्योरिटी। सर्विसेज में क्या कवर नहीं होगा? मनी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? शेयर, डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब के सब सिक्योरिटीज में आते हैं। अब अगर तुम्हारे फादर शेयर्स का कोई लेन देन कर रहे हैं तो शेयर्स की वैल्यू पर तो जीएसटी नहीं है। रीजन क्योंकि ना तो वो गुड्स है ना वो सर्विस है। तो सबसे पहला गवर्नमेंट ये बात कहती है, फर्स्ट काम ये होता है हमें ये चेक करना कि क्या वो आइटम जिसमें हम डील कर रहे हैं क्या वो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में कवर होगी या नहीं होगी। अब अगर नहीं होगी तो भाई जीएसटी का मतलब नहीं है, अगर होगी तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना। अगला पॉइंट हम ये चेक करेंगे कि क्या वो काम सप्लाई में कवर है या नहीं है। भाई माना वो गुड्स में कवर है, सारे बच्चे बोलना माना वो गुड्स में कवर है, बट गुड्स में कवर होने का मतलब ये थोड़ा यार जीएसटी लगेगा। हेलो ओए भाई साहब, हेलो भाई साहब, ओए हेलो ओए भिंडी कलर इधर, गुड्स में कवर होने का मतलब ये थोड़ा जीएसटी लगेगा। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या वो सप्लाई में कवर है या नहीं है। अब एक बात मेरे को बताओ, मेरे हाथ में फोन है, ये फोन मेरे हाथ में है, फोन यहीं पर पड़ा है, फोन न है तो कहीं आ रहा है ना ये कहीं जा रहा है, ये खड़े खड़े मुस्कुरा रहा है बस। अब अगर ये फोन खड़े खड़े मुस्कुरा रहा है तो क्या इसके मुस्कुराने पर जीएसटी है? नहीं। गवर्नमेंट कह रही इसमें कोई हलचल पैदा होनी चाहिए, इसमें कोई हरकत पैदा होनी चाहिए, मतलब ये काम सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होना चाहिए, तब जाके इस पे हम जीएसटी की बात करेंगे। तो सेकंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें चेक करना है कि वो सप्लाई होनी चाहिए। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, मान लो गुड्स की डेफिनेशन में कवर है, ठीक है, दूसरा फिर यहां पर सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है, अब तो जीएसटी लगा दूं ना। गाबा सर कैसे यार कैसे जीएसटी लगा दोगे? तीसरा पॉइंट ये चेक करना कि वो सप्लाई आपने टैक्सेबल टेरिटरी में की है या नहीं है। याद है टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब होता है आपने इंडिया में सप्लाई की है। सोच के बोलना मेरे दोस्तों, हेलो मित्रों, मेरी बात बताओ, अगर आपने इंडिया के बाहर सप्लाई की है, अगर आपने इंडिया के बाहर सप्लाई की है तो हो सकता है वो जीरो रेटेड वाली सप्लाई में कवर हो जाए, हो सकता है वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाए। और तुमसे बढ़िया कौन जानते हैं जीएसटी? मेरे बच्चों एक्सपोर्ट पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। जब एक्सपोर्ट पे जीएसटी ही नहीं लगता, माना वो गुड्स और सर्विसेज है, माना वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है, फिर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आ गई है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा वो टैक्सेबल टेरिटरी में हो, क्योंकि अगर नहीं है तो जीएसटी नहीं है। अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी में है फिर भाई साहब ये चेक करना वो सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन भी होना चाहिए।
नहीं, क्या तुमने, एक बात मेरे को बताओ, क्या तुमने कभी सोचा कितने बाहर मोमोज वाले हैं, छोले भटूरे वाले हैं छोले कुलचे वाले हैं। अभी तुमने आज समोसा खाया था, याद करो तुमने दिन में समोसा खाया था, याद करो तुमने दिन में पकोड़े भी खाए थे, याद करो तुम्हारा मोमोज खाने का मन था, तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन था, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हारे मुंह में सिर्फ पानी ही रह गया है। दूसरों को देख के तुम्हारे मन में पानी आता है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया कि वो बंदे तो कभी जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं करते। जितने बाहर रेडी वाले खड़े हैं, जितने बाहर चाट पकोड़े वाले खड़े हैं, क्या वो तुम्हारे बिल में कभी जीएसटी लगाते हैं? भाई बिल में जीएसटी छोड़ो, वो तो बिल ही नहीं देते। चाय वाला सोच के बोलना, चाय वाला क्या जीएसटी लगा रहा है? चाय के साथ तुमने ब्रेड टोस्ट लिया, कभी चेक करना क्या वो जीएसटी लगा रहा है? तुम 20 रुपए की पैटीज लेकर आए, क्या पैटीज पे जीएसटी लगा? नहीं। कि रीजन क्या है? क्योंकि वो सामने वाला बंदा टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। सर पैटीज गुड्स है, पैटीज बेचना सप्लाई है, सप्लाई इंडिया में है, फिर भी पैटीज के बेचने पे जीएसटी नहीं लग रहा क्योंकि पैटीज बेचने वाला टैक्सेबल पर्सन नहीं है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जब वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर ही नहीं होगा तो बताओ जीएसटी कैसे लगेगा? याद है जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन? हेलो मेरे दोस्तों, याद करो जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन। मैंने क्या कहा था जीएसटी के चार्जिंग सेक्शन में? टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। हेलो भाई साहब, इधर ओए इधर, टैक्स शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। इट मींस पहले टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। अब वो टैक्सेबल पर्सन कैसे बनेंगे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, वो हमारी लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की, उसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे। बट अभी इतना ध्यान दो, जो टैक्सेबल पर्सन है उस पे जीएसटी की बातें होंगी, जो टैक्सेबल पर्सन नहीं है उस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी जी। तो चौथी कंडीशन आपका टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। फिर लास्ट कंडीशन है कि भाई साहब एग्जम्पशन में कवर तो नहीं हो, क्योंकि तुम सब जानते हो अगर गुड्स और सर्विसेज एग्जम्पशन में कवर हो गए तो जीएसटी नहीं लगेगा, अगर वो एग्जम्पशन में कवर अगर एग्जम्पशन में कवर नहीं होते हैं तो जीएसटी लगेगा जी। तो मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोलना, हेलो भाई साहब, ओए ओ प्रखर, ओए ओए नालायक, बातचीत नहीं करनी बीच में। एक बात मेरे को बताओ, अब जीएसटी से बचने के कितने रास्ते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि जीएसटी से बचने के कितने रास्ते हैं तो क्या बता सकते हो? टोटल 5 रास्ते हैं। अगर तुम्हें किसी को जीएसटी से बचाना है, 5 रास्ते हैं। पहला, उसको गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर निकाल दो। दूसरा, उसको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर निकाल दो। तीसरा, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर निकाल दो। चौथा, उसको टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी से बाहर निकाल दो। पांचवा, उसको एग्जम्पशन में डाल दो। बस ये 5 पॉइंट यहां पे निकल के आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? ये 5 पॉइंट यहां पे निकल के आ रहे हैं, इन 5 पॉइंट को दिमाग में लेके चलना। अगर किसी को जीएसटी से बचना है तो इन 5 में से ही कहीं पर कवर होना पड़ेगा, तभी वो जीएसटी से बच सकता है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण में अगर धरती पर आकर कह दें कि जीएसटी नहीं लगेगा, उनकी बात मत मानना, जीएसटी लगेगा जी। इन 5 रास्तों में अगर कवर हो, अगर इनमें से कहीं पर भी कवर हो गए तो बात एक अलग है। नहीं तो भाई साहब अगर मान लो तुम्हारा काम गुड्स और सर्विसेज है, सप्लाई है, सप्लाई भी इंडिया में है, सप्लाई करने वाला टैक्सेबल पर्सन है और एग्जम्पशन में कवर नहीं है तो जीएसटी लगेगा। एक बात मेरे को बताओ यार, मैं तुम्हें कोचिंग की सर्विस देता हूं, क्या मेरी कोचिंग की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। उसका रीजन क्या है? मैं इन 5 में कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे पहला मेरा काम सर्विस है, दूसरा मैं जो हूं सर्विस वाली कैटेगरी में विद कंसीडरेशन तुम्हें कोचिंग की सर्विस दे रहा हूं, मेरा काम सप्लाई भी है, तीसरा वो सप्लाई मैं इंडिया में दे रहा हूं, चौथा मैं टैक्सेबल पर्सन हूं क्योंकि मेरी टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, पांचवा कोचिंग की सर्विस जो है वो एग्जम्पशन में कवर नहीं है। तो 5 गेट में कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा, इसलिए मेरे काम पे जीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड है। बस ये पर ध्यान दो। तो ये 5 पॉइंट यहां पर निकल के आ रहे हैं। उसके बाद देखो रही अगला, फिर चेक पॉइंट नंबर 6 क्या है? जब जीएसटी लग गया तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू। आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेक्शन नंबर 15 के अंदर। फिर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे, रेट ऑफ जीएसटी आएगा। फिर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जीएसटी आएगा। अगला पॉइंट ये है, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, इंडिया में जीएसटी कितने लोग पे कर सकते हैं? 3 लोग। इंडिया में जीएसटी 3 लोग पे कर सकते हैं। सारे बच्चे फटाफट से बताओ कौन कौन से? या तो सप्लायर जीएसटी पे कर सकता है, या रिसीवर जीएसटी पे कर सकता है, या थर्ड पार्टी जीएसटी पे कर सकती है।
अच्छा, अगर सप्लायर जीएसटी पे कर सकता है, सोच के बोलना, अगर सप्लायर जीएसटी पे करेगा क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर रिसीवर जीएसटी पे करेगा क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर थर्ड पार्टी जीएसटी पे करेगी क्या बोलते हैं, स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। तो या तो हमारे सिलेबस में फॉरवर्ड चार्ज है, या हमारे सिलेबस में रिवर्स चार्ज है, या हमारे सिलेबस में स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी है। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, व्हेन जीएसटी लायबल, कब जीएसटी देना है, उसके लिए हम चैप्टर कौन सा पढ़ते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई वाला जी। कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद फिर क्या आता है, एम, 4R, आईटीसी और ईसी। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आपको होता है ऑडिट कैसे करवाना है जीएसटी में, इनवॉइस कैसे मेंटेन करने हैं, पेमेंट कैसे करनी है, रिटर्न कैसे भरनी है, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, रिफंड कैसे क्लेम करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होता है, ई वे बिल कब इशू करना पड़ता है, कॉम्पोजिशन स्कीम, ये सारी की सारी बातें जीएसटी में आती हैं। और देन फिर यहां पर अगला आता है असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन। ये नॉर्मली हमारे सिलेबस में किसी काम का नहीं है। अपील एंड एडवांस रूलिंग, ये भी नॉर्मली सिलेबस में किसी काम का नहीं है। इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर पेनल प्रोसिक्यूशन, ये भी नॉर्मली हमारे सिलेबस में किसी काम का नहीं है। तो मोटा मोटी ये ऊपर वाले 10 पॉइंट जो हैं वो हमारे जीएसटी के सिलेबस में है। तो ये हमारे जीएसटी का रोड मैप है, ठीक है। इस वे में हमें जीएसटी बस ध्यान में लेके चलना है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्लियर है, पक्का पक्का। अब यहां पे आ जाओ जी। सबसे पहला चैप्टर जो यहां पर आपका है दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ सबसे पहले यहां पर इंट्रोडक्शन पे आओ जी। अब सबसे पहले मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोलते रहना, यहां पर देख देख के हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे को सारे बच्चे बोल दो जीएसटी क्या है, ड्यूटी है या टैक्स है, बताओ जी। हाँ जी, जो हम जीएसटी पढ़ रहे हैं क्या वो जीएसटी क्या है, टैक्स है या ड्यूटी है? ऑब्वियस सी बात है, टैक्स है। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है, टैक्स है। अच्छा, टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं किसी एक्ट के अंतर्गत, उसको हम टैक्स बोलते हैं। टैक्स क्या है? टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है, टैक्स एक फीस है जो हम पे करना कंपलसरी है, अंडर एन एक्ट है, इसलिए हम जीएसटी को टैक्स बोलते हैं। रीजन क्योंकि जीएसटी हम पे करते हैं, पे करना कंपलसरी है और जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए जीएसटी को टैक्स का नाम देते हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो पहला पॉइंट वही लिखा है कि जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इट मींस किसी एक्ट के बेस पर पे करेंगे तो उसको टैक्स बोलते हैं। टैक्स कितनी तरह का होता है जी, जल्दी बोलो, टैक्स कितनी तरह का होता है? दो। कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, जीएसटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे आएगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, लेवी एंड बर्डन, सारे बच्चे बोलना लेवी एंड बर्डन। हेलो भाई साहब, लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पे है फिर तो वो डायरेक्ट टैक्स है। लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पे है फिर वो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट टैक्स बनेगा। अब जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी जो हमारा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लगता किसी और पर है, बर्डन किसी और पे आता है। नहीं, एक बात मेरे को बताओ यार, तुम हल्दीराम में खाना खाने जाते हो, हल्दीराम पे जीएसटी लगा, बट हल्दीराम वाला खुद जीएसटी पे नहीं करता, वो कस्टमर की जेब में हाथ डालता है, वहां से पैसे निकालता है, फिर गवर्नमेंट को पे करता है। दैट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो लेवी किसी और पर, बर्डन किसी और पर, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स वाली कैटेगरी में आता है। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में क्या फर्क होता है जी? मेरे को सारे बच्चे बोलो, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पे तो वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पे वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की नेचर क्या होती है? प्रोग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स की नेचर क्या होती है? रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कि आपका फिक्स नेचर रहेगा, जितना मर्जी गुड्स कंज्यूम करो रेट आपका सेम रहेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा, कौन सा टैक्स अमीरों और गरीबों के अंदर भेद करता है? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स अमीरों और गरीबों के अंदर भेद नहीं करता? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स ऐसा है जो सब पे बराबर लगेगा? जीएसटी। कौन सा टैक्स ऐसा है जो सब पे बराबर नहीं लगेगा? इनकम टैक्स। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ये कॉन्सेप्ट किस में होता है? इनकम टैक्स में होता है, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जीएसटी में नहीं होता, क्योंकि जीएसटी में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट होता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वाला कोई फंडा नहीं होता। बेटे लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, निकाल दो इस पेपर को, सही बता रहा हूं, निकाल दो भाई, जितना हो सके ये मई जून में निकाल देना भाई। और सितंबर वाले बड़े सितंबर में, दिसंबर जनवरी वाले उसमें, नहीं तो मैं बता रहा हूं सर मई 27 और जून 27 में लंका लग जाएगी। एक्ट ही बदल गया भाई। चलो जीएसटी तो फिर भी सेम है, इनकम टैक्स का एक्ट बदल गया भाई, सेक्शन ही पलट गए।
सेक्शन ही पलट गए, सब सेक्शन ही पलट गए, प्रोविजो पलट गई। ठीक है ना, तो इस पेपर को तो निचोड़ के पी जाओ भाई साहब, दिन रात एक कर दो, ये पेपर दिखना नहीं चाहिए दोबारा से। मैं सही बता रहा हूं, त्राही त्राही माम हो जाएगी। अभी तुम्हें पता नहीं है ना उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये वही इफेक्ट पड़ेगा जब हम, जैसे हमने एक्साइज पढ़ा था, एक्साइज पढ़ने के बाद हमें जीएसटी पढ़ना पड़ा था, तो एक्ट ही पलट जाएगा। जीएसटी फिर भी चलो सेम रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट पलट जाएगा, और इस बार फाइनेंस एक्ट नहीं पलटेगा, एक्ट पलट जाएगा भाई साहब, यह ध्यान रखना जी। ठीक है ना, तो पूरी कोशिश करना भाई, ये पेपर रुकना नहीं चाहिए भाई, ये पेपर किसी हालत में नहीं रुकना चाहिए। जो जिसका अटेम्प्ट है चुप करके उस अटेम्प्ट के अंदर निकाल दो बस। ये मत सोचना सर जनवरी दिसंबर तक का टाइम तो है ना, उसके बाद नया एक्ट आएगा, भाई उतना सोचना क्यों है, निकाल के पास से करो इसको, फोड़ दो इसको, ध्यान रखना दिन रात एक कर दो इस पेपर के लिए जी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब आगे देखो जी, अपना इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीडीटी। इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, सीबीआईसी। अच्छा, इनकम टैक्स का रेवेन्यू किस गवर्नमेंट के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। जीएसटी का रेवेन्यू कहां जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट कौन सा, इनकम अराइज। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है, सप्लाई, क्योंकि जीएसटी हमारा सप्लाई करने पर लगता है। अब यहां पे आ जाओ, पहली अमेंडमेंट जो मैं तुम्हें करवाना चाह रहा हूं, वैसे अमेंडमेंट पहले भी थी बट अब भी ये एप्लीकेबल है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में तुम्हारे को देखने को मिल जाए। मेरे को सारे बच्चे बताना, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 366 12A में लिखी है। आर्टिकल 366 ये आर्टिकल किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 366 क्लोज नंबर 12A, उसमें जीएसटी की डेफिनेशन लिखी है। अब वो जीएसटी की डेफिनेशन क्या कह रही है, कह रहा है भाई साहब जीएसटी एक टैक्स है, पता है, लेवी होगा सप्लाई पे, पता है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ की सप्लाई पे, पता है, किस पे नहीं लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, हाँ नहीं, हेलो, ओए हेलो भाई साहब इधर, किस पे नहीं लगेगा। मैं भाई इधर आ, बस यहाँ बैठ जा भाई, देख इस इन लोगों पे नहीं लगेगा, समझ गए, इन लोगों पे नहीं लगेगा, ये जो हरकतें करते हैं ना इन लोगों पे नहीं लगेगा, समझ जाओ। वो कह रहे हैं एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है इस पे नहीं लगेगा। और दूसरा जिससे लीकर बनती है, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो नहीं लगेगा, जिससे लीकर बनती है, किससे बनती है, अनडीनेचर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेटिफाइड स्पिरिट, ये होता है प्योर फॉर्म ऑफ लीकर। ठीक है ना, ये होता है प्योर फॉर्म ऑफ लिकर। अबे ड्रिंकिंग पर्सन पे नहीं लगेगा, ड्रिंक पे नहीं लगेगा, नालायक, ड्रिंक पे नहीं लगेगा, ड्रिंकिंग पर्सन पे तो लगेगा। ड्रिंकिंग पर्सन का तो नशा गवर्नमेंट तरीके से उतारेगी, उसका सारा नशा गवर्नमेंट 2 मिनट में उतार देगी, ड्रिंकिंग पर्सन पे तो लगेगा। ड्रिंक करने वाले की बात नहीं हो रही, ड्रिंक की बात हो रही है कि ड्रिंक पे नहीं लगेगा, बस ये बात ध्यान देना, नालायक, ड्रिंकिंग पर्सन। फिर तो सारे पैक्कड़ बन जाएंगे, सारे बेवड़े बन जाएंगे, बेवड़े बन के घूमेंगे, भाई जो बेवड़ा उस पर जीएसटी नहीं है, ऐसा कोई लो थोड़ा है। जिस वजह से वो बेवड़ा बना है, जिस वजह से वो बेवड़ा बना है, वो रीजन बेवड़ा बनने का वो रीजन है अल्कोहलिक लीकर, उस पे नहीं लगेगा, नालायक। बच्चा कह रहा है बेवड़ों पे नहीं लगेगा, बेवड़ों पे तो डबल लगेगा भाई। हाँ आगे देखो जी, अब ये जो होता है ना अपना अनडीनेचर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और रेटिफाइड स्पिरिट, ये क्या होता है सर, ये प्योर फॉर्म ऑफ लीकर होती है, ध्यान रखना, ये प्योर फॉर्म ऑफ लीकर होती है। तो प्योर फॉर्म ऑफ लीकर को हम इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज करते हैं और अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप इसको अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हो तब तो इस पे नहीं लगेगा, बट अगर आप इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज कर रहे हो तब इस पे जीएसटी लगेगा। तो एक क्लैरिटी लेके चलना, एल्कोहलिक लीकर पे तो है नहीं। एल्कोहलिक लीकर जिससे बनती है उसको क्या बोलते हैं, अनडीनेचर एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेटिफाइड स्पिरिट, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर इसको यूज किया जा रहा है एल्कोहलिक लीकर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, पक्का पक्का। चलो आगे देखो जी, आगे देखो जी, अगला फिर टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कौन कौन सा होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। कौन कौन सा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। फिर आगे कॉम्बिनेशन, बताओ जीएसटी किस किस कॉम्बिनेशन में लगता है, अब बोलना, अब क्या करना अगर भाई, इधर सुन रहे गुप्ता जी, सुनो मेरी बात।
मैं यूं कहूं कौन कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी लगेगा, और क्या लगेगा भाई, आईजीएसटी लगेगा भाई। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लग सकता है, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है मेरे बच्चे। अगले पॉइंट पर आओ, अबाउट जीएसटी जी, अबाउट जीएसटी। अब अबाउट जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट जो है वो जीएसटी का सप्लाई है जी, ठीक है। जीएसटी हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। जहां पे गुड्स की कंजम्पशन होगी उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा, जहां से गुड्स चलेगा उस गवर्नमेंट को रिवेन्यू नहीं मिलेगा। फिर आगे जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है, जीएसटी हमारा क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स है, ये हमें पता है। फिर उसके बाद ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, जेएनके पर भी एप्लीकेबल होता है, बट 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक ये जेएनके पर नहीं था, 8 जुलाई से ये जेएनके पर भी एप्लीकेबल हो गया। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? एक बच्चा कह रहा है गाबा सर एक बात बता दूं, ये ना ये देखो आपने सब कुछ सही बोला, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक लाइन आपने बोली कि जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है, ये समझ में नहीं आ रहा यार। यही तो सबसे मेन लाइन है, यही तो सबसे मेन लाइन है। इसी को तो हम कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में रिवाइज करेंगे, वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ध्यान दो कि जीएसटी जो है वो वैल्यू एडिड टैक्स है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? 11 घंटे वाली जो डीटी की मैराथन है उसमें पूरा डीटी रिवाइज कराया हुआ है, मेन पॉइंट नहीं, ऑलमोस्ट पूरा डीटी उसके अंदर हमने रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ। अब एक बात मेरे को बताना, जीएसटी हमारे इंडिया में कब आया था? 1 जुलाई 17 को आया था। अच्छा, क्या जीएसटी से पहले इंडिया में टैक्सेस लगते थे? बिल्कुल लगते थे। कितने टैक्सेस लगते थे? टोटल 17 तरह के टैक्सेस लगते थे। 17 तरह के टैक्सेस को जीएसटी में सबस्यूम किया गया, जिसमें याद है मैंने कहा था 9 टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, 8 आपके स्टेट गवर्नमेंट के थे। तो वही बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से सेंट्रल लेवल के टैक्स हैं जो जीएसटी में सबस्यूम हो गए थे, और कौन कौन से स्टेट लेवल के टैक्स हैं जो जीएसटी में सबस्यूम हो गए थे। अब वैसे इसकी लिस्ट एग्जाम में नहीं पूछते, ठीक है ना, वैसे इसकी लिस्ट एग्जाम में नहीं पूछते, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्या पता वो 2 नंबर के अंदर पूछ लें कि बताओ कौन कौन से टैक्स हैं जो सबस्यूम हुए थे। सबस्यूम का मतलब होता है जीएसटी में मर्ज हुए थे। देखो यहां पर सेंट्रल लेवल के टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, एक्साइज ड्यूटी हो गया, फिर सेंट्रल लेवल के सरचार्ज और सेस हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया, स्पेशल ड्यूटी ऑन कस्टम हो गया, फिर सीएसटी हो गया, सीएसटी पेट्रोल और लिकर को छोड़ के, फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया। अब ये सारे के सारे टैक्सेस हैं जो आपके जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं, ये जीएसटी में सबस्यूम हो चुके हैं। स्टेट लेवल के कौन कौन से सबस्यूम हो चुके हैं? स्टेट लेवल के जी, परचेज टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय हो गया, फिर स्टेट लेवल का सेस और सरचार्ज हो गया, एडवर्टीजमेंट वाला टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे लगने वाला टैक्स हो गया, वैट हो गया। ये सब स्टेट लेवल के हैं जो सबस्यूम हो चुके हैं, ये सब सबस्यूम हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सारे सबस्यूम हो गए हैं या अभी भी एप्लीकेबल हैं? अभी भी एप्लीकेबल है। जैसे सेंट्रल लेवल के एक्सपोर्ट ड्यूटी अभी भी लगती है, सेफगार्ड ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, अदर कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल पे अभी भी लगती है। तो ऐसा नहीं है सारे खत्म हो गए, ये टैक्सेस अभी भी एप्लीकेबल होते हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद देखो फिर आगे स्टेट लेवल टैक्स नोट सबस्यूम कौन कौन से हैं? टोल टैक्स आज भी लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स आज भी है, स्टैंप ड्यूटी आज भी है, मंडी टैक्स आज भी है, प्रोफेशनल टैक्स आज भी है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आज भी है, रोड एंड पैसेंजर टैक्स ये भी आज भी एप्लीकेबल होता है। ये वो टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए हैं, मतलब अभी भी एप्लीकेबल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर चैप्टर 1 में से बन सकता है कि बताओ ओल्ड टैक्स में क्या क्या लिमिटेशन थी। मतलब जीएसटी में कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होंगी ना, सॉरी जीएसटी में नहीं, ओल्ड टैक्सेस में कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होंगी ना जो जीएसटी आया। यार एक बात बताओ, बुरा मत मानना मेरी बात का, बुरा मत मानना, मैं पहले ही कह रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को 4 अटेम्प्ट हो गए हो, कोई बुरी बात नहीं है, प्रोफेशनल पेपर है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को 5 अटेम्प्ट हो गए हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को 6 अटेम्प्ट हो गए हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर जाए, ये भी और हो सकता है कई बच्चों का आप में से ही रैंक आए, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इसमें बुरा मानने वाली बात तो नहीं है। हो सकता है 4 अटेम्प्ट हो चुके हो सकता है 5 अटेम्प्ट हो चुके हो सकता है कईयों को 6 अटेम्प्ट हो चुके हो सकता है कईयों को ज्यादा भी हो चुके हो, बट हो सकता है कईयों का पहले अटेम्प्ट के अंदर निकल जाए, हो सकता है कई बच्चों के रैंक भी आ जाए।
तो प्रॉब्लम क्या क्या सबका माइंड अलग अलग है? नहीं, सबका माइंड अलग अलग नहीं है, सबके पढ़ने के तरीके में फर्क है। मैं हमेशा अपनी लाइन के अंदर हमेशा अपनी लाइन के अंदर एक बात बोलता हूं, हमेशा क्लास के अंदर एक बात बोलता हूं कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं भाई। ऐसा नहीं है। अब एक बात बताओ यार, इस टाइम मान लो अभी 460 बच्चा लाइव बैठा था, तो 460 बच्चा अगर लाइव बैठा है तो क्या 460 बच्चों को मैं सेम नहीं पढ़ा रहा हूं, बट गारंटी दे रहा हूं, रोजी पे बैठा हूं, रोजी रोटी पे बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, इन 450 बच्चों में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ते हुए भी फोन ताड़ रहे होंगे। मैं कह रहा हूं सर, मैंने देखा यार बच्चों, हो ही नहीं सकता सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% कंसंट्रेशन होना बहुत मुश्किल हो चुका है आज के टाइम में। हम 30 सेकंड की रील पूरी नहीं देख पा रहे, हम 15 सेकंड की रील पूरी नहीं देख पा रहे भाई, हम 60 सेकंड की रील पूरी नहीं देख पा रहे, तो कहां से कंसंट्रेशन बनेगा? बट जो बच्चा पूरी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, दिमाग में लेके चल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा अलग कर रहा है, उसको पता है कि 1 घंटा पढ़ने का मतलब पढ़ना है, उसके दिमाग में क्लैरिटी ये है कि 1 घंटा पढ़ने का मतलब पढ़ना है, फोन बाद में देख लूंगा। बट कई बच्चों को लग रहा है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड तो रहेगी, बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। बट उसको पता है, जो पढ़ने वाला बच्चों को पता है भाई बाद में रिकॉर्डेड का मतलब होता है 1 घंटा और वेस्ट होना, तो फिर मैं लाइव क्यों बैठा हूं? फिर मैं लाइव क्यों बैठा हूं? मतलब 1 घंटा मैं लाइव में खराब करूं, फिर 1 घंटा मैं रिकॉर्डेड देखूं, 2 घंटे 1 घंटे क्लास के लिए, वही उसके पास इतना टाइम नहीं है भाई, उसका टाइम पूरा क्लियर होता है, उसका टाइम बिल्कुल क्लियर है, वो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करते। तो यहां पर वही पॉइंट निकल के आ रही है कि जो ओल्ड टैक्सेस होंगे उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन होंगी सर, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ऐसे बच्चे बार बार फेल नहीं हो रहे होते। माना कई बार इंस्टीट्यूट की भी कमी होती है, हो सकता है कुछ केस में टीचर की भी कमी होती हो, बट कुछ कमियां हमारी भी रही होती हैं। तो अगर आप उन कमियों को सही कर लोगे तो 100% पास हो जाओगे यार, 100% पास हो जाओगे। ऐसे यहां पे जैसे एक बात बताओ, अब क्या कमी थी जी? पहला, मल्टीपल टैक्सेस। अब इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस हैं तो ये कमी है ना। अब गवर्नमेंट ने कहा मल्टीपल टैक्स खत्म करो, यहां पे जीएसटी बनाओ। मल्टीपल टैक्स खत्म हो गया, जीएसटी बना दिया। अब ये कमी थी, उस कमी को सही कर दिया जीएसटी ने। अब अलग अलग नाम याद नहीं करने, एक ही नाम याद करना है बस, जीएसटी। फिर पहले मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग याद कर रहा है, कोई कोई सेल याद कर रहा है, कोई परचेज याद कर रहा है, कोई सर्विस याद कर रहा है, झटके में कम खत्म कर दिया, सिर्फ सप्लाई याद करो, बात खत्म। सिर्फ सप्लाई याद करो। बच्चा कह रहा है सर कितने घंटे पढ़ूं, ध्यान रखना, कितने घंटे पढ़ूं। अरे कितने घंटे पढ़ूं नहीं, जितने घंटे पढ़ सही तरीके से पढ़, लाइन नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है ना? जितने घंटे पढ़ सही तरीके से पढ़, बात खत्म। कितने घंटे नहीं पढ़ूं, ये 12 घंटे कोई एग्जामिनर के पास लिस्ट नहीं है कि 12 घंटे वाले बच्चों को पढ़ने का रैंक आएगा और 4 घंटे वाले बच्चों को इंस्टीट्यूट फेल करेगा, नहीं, उसके लिए सब बराबर है। तो वही बात यहां पे आ रही है भैया, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट नहीं, एक ही टैक्सेबल इवेंट चलेगा, सप्लाई। पहले एसएससी का नाम अलग अलग था, सेलर था, ट्रेडर था, डीलर था, अब एक ही, या तो हम टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं या उसको सप्लायर बोलते हैं, अलग अलग नामों से नहीं बुलाते। पहले डबल टैक्स लगता था, अब कोई डबल टैक्स नहीं होता जी, क्योंकि अब पता है क्या गुड्स है और क्या सर्विस है, पता है क्या गुड्स और क्या सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा जी। उसके बाद कैस्केडिंग, पहले कैस्केडिंग था, पहले टैक्स ऑन टैक्स लगता था, मतलब एक टैक्स लग गया, उस टैक्स पे दोबारा से फिर टैक्स लगता था, उसको कैस्केडिंग बोलते थे। अब आप सब जानते हो जीएसटी में आईटीसी मिलता है, जब जीएसटी में आईटीसी मिलता है तो आईटीसी की वजह से कैस्केडिंग अब कम हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो चुका है, आज भी है बट कम हो चुका है, तो कैस्केडिंग खत्म हुआ। फिर यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट थे, अब एक ही डिपार्टमेंट है, सीबीआईसी। पहले कंप्लाइंस कोस्ट ज़्यादा थी क्योंकि बहुत सारे टैक्स थे, अब कंप्लाइंस कोस्ट भी कम है। पहले यूनिफॉर्मिटी नहीं थे, अब यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ पे बस चेंज कर लेना, यहाँ पे 12% का रेट काट देना, 28% वाला काट देना, 5, 18 और अब सब जानते हो 40%। अब ये 3 रेट हैं बस, ठीक है ना? 5, 18 और यहाँ पे 40%। अब ये 3 रेट एप्लीकेबल है, तुम सब जानते हो। अब ये 28% वाला और 12% वाला जो रेट है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, अब ये रेट एप्लीकेबल नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद अब जीएसटी की बैकग्राउंड। अब सबसे पहले जीएसटी कहां पर आया? फ्रांस में आया था 1954, मतलब देखो इंडिया में आया 2017 में। भाई साहब कितना पीछे चल रहे हैं यार हम। ऐसे ही नहीं लोग कह रहे हैं इंडिया 100 साल पीछे है भाई, चाइना बहुत आगे, यूएस से भी बहुत आगे पहुंच चुका है, मतलब चाइना से तो हम पता ही नहीं कितने साल पीछे होंगे। मेरे बच्चे सीबीएसई की फुल फॉर्म है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सीबीडी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स,
और सीबीआईसी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, सीबीआईसी की ये फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट कंट्री हमारी मलेशिया थी। फिर हाईएस्ट रेट हमारे पूरे इंडिया में अब 40% हो गया जी। अब तो हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेट हमारे इंडिया में 40%। फिर जीएसटी कौन पे करता है? जनरली सप्लायर, बट बर्डन किसकी जेब पे आता है? कंज्यूमर। ये दिमाग में तुम हमेशा लेके चलना। हाँ, प्रखर कह रहा है जापान है। प्रखर तो जापान से बोल रहा है ना, प्रखर तो जापान से होके आया है। अभी कल ही तो प्रखर जापान से लैंड किया है? नालायक। अरे संजय जी पढ़ लो, वीजी सर महादेव जैसे दयालु भाई। क्यों मेरे को यार बेइज्जती कर रहे हो? पहली बात तो ये भगवान और ये मत बोला करो यार, ये अच्छी बात नहीं लगती। उनके पैर के मिट्टी के कण के बराबर ही भी अगर हम हो जाएंगे ना तो जिंदगी सवर जाएगी हमारी। आपके इमोशंस हैं वो बात एक अलग है। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। तो पता है अब यहाँ पे अब ये बात ऑलवेज ध्यान देना कि जीएसटी में बर्डन जो है वो किसकी जेब पर आएगा? जीएसटी में बर्डन ऑलवेज कंज्यूमर की जेब पे आएगा। ऑलवेज जीएसटी में बर्डन जो है वो कंज्यूमर की जेब पे आएगा। और नॉर्मली पे कौन करता है गवर्नमेंट को? सप्लायर। उसके बाद जीएसटी में मॉडल कौन कौन से होते हैं? जीएसटी में बेटे मॉडल वो नहीं, मॉडल मतलब तरीके, इसके जो जिसके बेस पे जीएसटी बनता है। ऑस्ट्रेलियन मॉडल होता है, कैनेडियन मॉडल होता है, उसके बाद केलकर शाह मॉडल है, बागची पोर्टर मॉडल है। ये सारे मॉडल आपके जीएसटी में निकल के आते हैं। फिर इंडिया फॉलो करता है ड्यूल जीएसटी मॉडल, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर इंडिया में जीएसटी के 5 रेट हैं। अब 5 तो नहीं है, 0 वाला है, 5 वाला है, 12 वाला नहीं है, अब 18 वाला है, यहाँ पे अब 40 वाला है। तो एक यहाँ पर अगर मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4, अब जीएसटी में टोटल 4 रेट यहाँ पे निकल के आते हैं। और हाँ, प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड पे 3% है और रफ डायमंड पर 0.25% से जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, हो सकता है तुम्हारे पेपर में ना बने। सर फिर चैप्टर 1 क्यों करा रहे हो? इसके बिना अगले चैप्टर समझ में ही नहीं आएंगे। छुड़वा थोड़ा सकता हूँ, ये थोड़ा मैं तुम्हें कहूंगा सर चैप्टर 1 तो आता है, आप चैप्टर 2 से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं होता बेटे। कई बार इंस्टीट्यूट यही देखता है कि तुम्हें क्या आता है और फिर उसी में से वो खतरनाक क्वेश्चन बनाता है जी। ये हम कई बार लाइटली ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चाहे 1 है या 2 है, हमें करना सारे हैं जी। ठीक है, उसके बाद देखो जी, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्या होता है जी? अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क का मतलब होता है जो हमारे जीएसटी की वेबसाइट होती है। जो हमारा याद है जीएसटी पोर्टल, आपको मैंने जीएसटी पोर्टल क्लास में कई बार खोल के दिखाया हुआ है, याद करो gst.gov.in। तो वो हमारे जीएसटी पोर्टल है, हमारी जीएसटी की वेबसाइट है, वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। मैं दोबारा बोलूंगा, वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, वो वेबसाइट गवर्नमेंट ओन्ड है। और वो किस लिए बनाई गई है? जितना भी आईटी बेस हमें काम करना है जीएसटी में, जो भी काम करना है वो सारा सारा जीएसटी पोर्टल के माध्यम से होता है। आज हमें इनवॉइस इशू करने हैं, आज हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, आज हमें रिटर्न फाइल करनी है, आज हमें ई वे बिल जनरेट करना है, आईटीसी की मैचिंग करनी है, आईटीसी क्लेम करना है, रिफंड क्लेम करना है, ठीक है, आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट करना है, ये सब का सब ये सारे के सारे जीएसटीएन से होगा। बस ये पर ध्यान दो, ये सारा काम जो होगा वो हमारा जीएसटीएन से होगा, वो सारा का सारा काम जीएसटी पोर्टल से होगा। बस ये पर ध्यान दो, ये हमारे जीएसटीएन के फंक्शंस होते हैं। उसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अब बेनिफिट, जीएसटी लाने के क्या क्या बेनिफिट है? तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है, बिजनेसमैन को भी बेनिफिट है और कंज्यूमर को भी बेनिफिट है। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या क्या बेनिफिट होते हैं? यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट, भाई बिल्कुल सेम मार्केट होगी ऑल ओवर इंडिया, कोई क्लेश खत्म। फिर एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, कंप्लाइंस कम हो गई। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रमोट होगा, गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा, वो तुम्हें पता ही है, वो तो तुम्हें पता ही है मेरे बच्चे। 2 लाख करोड़ रुपए, हेलो भाई साहब, 2 लाख करोड़ रुपए एक महीने का रेवेन्यू जीएसटी का आ रहा है। एक साल का नहीं कह रहा, एक महीने का रेवेन्यू 2 लाख करोड़ रुपए। पहले 2 लाख लिखना सीखना है, उसके बाद फिर करोड़ लगाना है। 2 लाख करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेट जीएसटी का रेवेन्यू एक महीने का इंडियन गवर्नमेंट को आ रहा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? उसके बाद देखो फिर बिजनेसमैन को क्या फायदा हो रहा है? सिंपलर टैक्सेशन सिस्टम, इजी और लेस कंप्लाइंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ बिजनेस। अब कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ? कह रहे प्राइस कम हो गया, कैश स्कैनिंग कम हो गया, डबल टैक्स कम हो गया। ये फायदा बता रहे हैं, सारे के सारे फायदा कंज्यूमर को हुए जी। अब ये तो हो गई मेन बातें आपकी यहां पे निकल के आ रही हैं। अब अगला यहां पे आता है आर्टिकल 245, 246 एंड 254। मेरे को सारे बच्चे बोल दो यार।
जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हेलो भाई साहब मेरी तरफ देख, ओए एक बार नजरे से नजरे मिला। अब इसके बाद मैं ये क्लास लेने के बाद इंस्टाग्राम पे एक रील डालूंगा, देखना मैंने सारा सिलेबस कवर कर लिया एक झटके में। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम के अंदर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक सीरीज स्टार्ट भी करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकल टेक्स्ट की प्लानिंग बताया करूंगा या प्रैक्टिकल बातें बताया करूंगा टेक्स्ट की आपको। जो बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं उनकी, जो नहीं है तो कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बात मेरे को बताओ, आज हम जो भी जीएसटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, ये बनाने वाला कौन है? बताओ कहाँ, बताओ बनाने की पावर कहाँ से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन। सर सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं दोबारा बोलूंगा, सबसे बड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है मेरे बच्चे, उससे बड़ा कोई नहीं है। याद है मैंने कहा था इंडिया के संविधान में एक 7 शेड्यूल होता है, उसमें 3 लिस्ट होती हैं। हाँ जी 3 लिस्ट होती हैं, बताओ कौन कौन सी? लिस्ट 1 होती है, लिस्ट 2 होती है, लिस्ट 3 होती है। 1 का नाम क्या होता है? यूनियन लिस्ट। 2 का नाम स्टेट लिस्ट। 3 का नाम कॉन्करेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाने वाली कौन है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के मैटर पे स्टेट असेंबली। कॉन्करेंट पे दोनों, बट जहां दोनों वहां प्रिवेल कौन करती है? पार्लियामेंट करती। अब याद है मैंने कहा था कि हमारे 3 लिस्ट में हर टैक्स का एंट्री नंबर है। हमारे सिलेबस में जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो हमारे सिलेबस में है, उसका एंट्री नंबर क्या था? 82। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 से पावर मिली है इनकम टैक्स का लॉ बनाने की, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के जितनी भी इनकम है सब पे टैक्स लगाने की पावर लिस्ट 1 से मिली है पार्लियामेंट को, एंट्री 82। फिर 83 से कस्टम ड्यूटी है, 84 में एक्साइज है, 85 में कॉर्पोरेट टैक्स है, फिर लिस्ट 2 की 46 में टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है। और क्या तुम क्या देख रहे हो? क्या 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 देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? आपको मैंने पहले भी कहा था जीएसटी किसी भी लिस्ट में कवर नहीं होता, जीएसटी किसी भी एंट्री में कवर नहीं होता। जीएसटी का जन्म हुआ था, याद करो कहां से हुआ था? आर्टिकल 246 कैपिटल ए से, यहां से जीएसटी का जन्म हुआ था जी। याद है? आर्टिकल 246 कैपिटल ए से जीएसटी का जन्म हुआ था। तो ध्यान लेके चलना, आर्टिकल 246 कैपिटल ए, यहां से हमारा जीएसटी बना था, बस ये पर ध्यान दो जी। सर एंट्री नंबर याद नहीं तो चलेगा, कर लो ना यार, सिंपल ही तो है। 82 इनकम टैक्स, 83 कस्टम, 84 एक्साइज, 85 कॉर्पोरेट टैक्स, और फिर लिस्ट 2 की 46 एग्रीकल्चर इनकम। क्रक्स बुक का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में सारे पीडीएफ हैं, ठीक है। आगे देखो जी, आर्टिकल नंबर 265। अब मेरे को सारे बच्चे बोलो आर्टिकल 265 क्या कहता है? कह रहा है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा जब तक एक्ट नहीं बनेगा। मतलब एक्ट बनाना जरूरी है, एक्ट बनाना जरूरी है, बिना एक्ट के ना तो वो लगेगा ना कलेक्ट होगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो इनकम टैक्स के लिए कौन सा एक्ट बना है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। जीएसटी के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है? जीएसटी के लिए कौन सा एक्ट बना है? जीएसटी के लिए याद है 35 एक्ट बने हैं। हेलो भाई साहब याद करो, जीएसटी के लिए याद है 35 एक्ट बने हैं। 35 एक्ट कौन कौन सा? सीजीएसटी 1, आईजीएसटी 1, यूटीजीएसटी 1, और 31 एसजीएसटी, और एक वन है जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट। टोटल मिला के 35 एक्ट पास हुए हैं, तब जाके हमारे इंडिया में जीएसटी आया भाई साहब, तब जाके हमारे इंडिया में जीएसटी आया है, ऐसे नहीं आया। हाय 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 हाय। हाँ जी आगे देखो जी, आर्टिकल 248, ये तो आर्टिकल रेजिडुअरी आर्टिकल है। कह रहा है जो मैटर कहीं पर भी कवर नहीं होगा उसको बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और लिस्ट 1 की एंट्री 97 से ये हमारे जितने भी लॉ हैं बनेंगे, बट जीएसटी यहां से नहीं बना जी। जीएसटी के हैंड रिटन नोट्स जब होंगे मैं डाल दूंगा जी। अभी आप पुराने वाले यूज कर सकते हो, साथ में अमेंडमेंट्स देख सकते हो, ठीक है। अब पढ़ ले मेरे बच्चे, हैं पढ़ ले। कितने नोट्स इकट्ठे करोगे? तुम्हें पता तुम्हारी गैलरी में कितने नोट्स हैं? सारी सारी मेमोरी तुम्हारी फुल होती जा रही है उसके। कभी बैठ के फिल्टर कर लिया करो मेरे दोस्तों, हमेशा डाउनलोड कर करके रखा मत करो चीजों को, समझा करो रीजन मैं बता रहा हूँ, समझा करो, ये बहुत गलत चीजें होती हैं। हाँ ऐसा नहीं नोट्स इकट्ठे करते चले गए, नोट्स पे नोट्स, नोट्स पे नोट्स, नोट्स पे नोट्स, ऑन दे ऑन दे ऑन दे ऑन दे, इस टीचर के ऑन दे, उस टीचर के ऑन दे, ऑन इस टीचर के ऑन दे, ये टीचर के अच्छे नहीं है ऑन दे, वो टीचर के भी अच्छे नहीं है ऑन दे, इसके ले आ, ये किसके हैं पता नहीं कौन सा ऑथर है ऑन दे, ये इसका नाम को भी सुना नहीं ऑन दे, कोई दिक्कत नहीं ऑन दे, देखा जाएगा। एक बार तो आन दे सारे नोट्स एक बार आन दे, बाद में देख लेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एक बार तो आन दे।
ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो जी, पावर टू लेवी और सेस और सरचार्ज, आर्टिकल नंबर 271। अब याद है सरचार्ज एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स में, ऐसे इनकम टैक्स में सेस एप्लीकेबल होता है, और ऐसे जीएसटी में भी सेस एप्लीकेबल होता है। इसको लगाने की पावर जो है वो आर्टिकल नंबर 271 से मिली है, बस ये पर ध्यान दो जी। तो आर्टिकल देखो वही, ये जो आपका 4% सेस लगता है और जीएसटी में कंपनसेशन सेस लगता है, ये सब लगाने की पावर जो है वो 271 से मिली है। मेरे बच्चे वैट, वैट जो लगता है वो पहले लगता था वैसे इंट्रा स्टेट सेल पे वैट लगता था, इंटर स्टेट सेल पे सीएसटी लगता था जी। तो इंट्रा पे लगता था वैट और इंटर पे लगता था सीएसटी जी। डन जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां से देखो जी, अब बस ये 3 आर्टिकल हमें रिवाइज करने हैं मेन मोटा मोटी। एक तो 246 ए, और एक यहाँ पे 269 ए हमारा यहाँ पे आएगा, और एक 279 ए। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर 1 खत्म, और फिर हम कल चैप्टर 1 के पहले सारे क्वेश्चंस करेंगे। कम से कम भी नाना करते हुए इसके 15 से 20 क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के, वो फटाफट से एक बार देखेंगे। देन फिर हम चैप्टर 2 सप्लाई वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत पढ़ के आना है सप्लाई का चैप्टर तो पढ़ के आ सकते हो, नहीं तो मेरे साथ साथ रिवाइज कर लेना जैसे तुम्हारा मन करे। कल हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, डेली हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। जिसे नहीं मिलना होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, वैसे हम डेली शाम को 7 बजे ही मिलेंगे जी। ठीक है जी। और ये रिकॉर्डेड क्लास मैं अपने वीडियो स्टडी हवाले चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, आप उसको आराम से भी देख सकते हो। बाकी यहाँ तो रहेगी रहेगी जी, अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहां पे आओ, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए देखते हैं। यहां से हमारा जीएसटी बना जी। या डीओबी का मतलब मेरे बच्चे डेट ऑफ बर्थ, डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ। अब आर्टिकल नंबर 246 ए, यहां से हमारा जीएसटी बना। अब मैंने पहले भी कहा था जीएसटी लिस्ट 1 में नहीं है, जीएसटी लिस्ट 2 में नहीं है, जीएसटी लिस्ट 3 में नहीं है, जीएसटी कहीं पर भी नहीं है। जीएसटी की कहानी जो है वो 246 कैपिटल ए से लिखी गई है। जीएसटी के मम्मी और पापा जो हैं वो 246 कैपिटल ए है। जीएसटी के माई बाप जो हैं वो आर्टिकल 246 कैपिटल ए है। जीएसटी को जन्म देने वाला आर्टिकल जो है वो 246 कैपिटल ए है। अब 246 कैपिटल ए में 3 क्लोज होते, मतलब 2 क्लोज हैं, 246A1, 246A2। 246A1 कहता है भाई साहब सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो जीएसटी का लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है एंड स्टेट असेंबली के पास है। दोनों मिलके जीएसटी का लॉ बनाएंगे अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है। बट अगर सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है तो जीएसटी का लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ जो है पार्लियामेंट के पास है और किसी के पास नहीं। बट ये जीएसटी हम नहीं लगाएंगे किस पे, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, इन पे जीएसटी अभी नहीं लगेगा। जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से इस पे जीएसटी लगाना है साहब। बात मेरी कान खोल के सुनना। ये जो कुछ बच्चे ना वहां पे डेफिनेशन के नीचे लिख रहे थे सर पेट्रोल, भाई पेट्रोल वहां से बाहर नहीं है, पेट्रोल यहां से बाहर है। गलती से भी जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर मत करके आना। पेट्रोल जीएसटी की डेफिनेशन में कवर है, यहां से बाहर है। उसने बोला लगेगा, इस पे लगेगा, बट जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से जीएसटी लगेगा जी। तो उस दिन से यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद एक और अच्छा, अब इंट्रा स्टेट सप्लाई पे पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, इंटर पे ओनली पार्लियामेंट। अब इंट्रा और इंटर का मतलब क्या जी, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या निकल के आ रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। मेरे बच्चे अपने मुंह से आज के बाद आप यहां कसम खा के जाओगे, दोबारा बोलो, आज के बाद हम कसम खा के रहेंगे क्या, हम इंट्रा स्टेट सप्लाई को ये नहीं बोलेंगे सेम स्टेट में सप्लाई है, इंटर को ये नहीं बोलेंगे दूसरी स्टेट में सप्लाई है। ये आज के बाद हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें ये बोलना है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर 2 डिफरेंट स्टेट में है, 2 डिफरेंट यूटी में है, 2 डिफरेंट कंट्री में है, 1 स्टेट और 1 यूटी है, या सप्लाई टू एससीजेड या सप्लाई बाय एससीजेड, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है। तुम्हारे दिमाग में यही तो क्वेश्चन आ रहा है ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। वो हमारा पूरा चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई का। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब अभी बस ये मान लो, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि हमारे काम को प्रोवाइड किया कहां माना जाएगा। ऑल ओवर इंडिया, हो सकता है इस टाइम बहुत सारी स्टेट के बच्चे यहां पर बैठे हो सकता है आप में से कोई बच्चा महाराष्ट्र का हो सकता है कोई बच्चा मुंबई का, पुणे का, गुजरात का, राजस्थान का, दिल्ली का, हरियाणा का, पंजाब का, कहां कहां पे हो, तो मेरी सर्विस को दिया हुआ कहां माना जाएगा, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई।
और सप्लायर की लोकेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर वो बंदा रजिस्टर्ड है जी, तो उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने में दिक्कत आएगी। तो अगर सप्लायर की लोकेशन से प्लेस ऑफ सप्लाई मैच हो जाती है फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई बनता है, नहीं तो वो इंटर स्टेट सप्लाई बन जाता है जी। तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है इंट्रा और इंटर की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 246 कैपिटल है। अब यहीं पर एक बात कान खोल के सुन लेना, इंटर स्टेट सप्लाई बनाने वाली कौन है? पार्लियामेंट। इंटर स्टेट सप्लाई पर लगता क्या है? आईजीएसटी। और मैं दोबारा बोल दूं, आईजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बट ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी अपोर्शन किया जाता है, इसमें से कुछ पोर्शन जो होता है, और ये होता है 269 कैपिटल ए की वजह से। याद है आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, जो हमारा आईजीएसटी लगता है उसकी अपोर्शनमेंट कैसे होगी, अपोर्शनमेंट किस तरह से होगी आईजीएसटी की, ये बात 269 कैपिटल ए में लिखी है जी। क्या बात सुन में आ रही है? अब यहां पे आओ जी, आगे एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 270 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अब ये कहता है जी जितने भी यूनियन लिस्ट के टैक्स होते हैं ना, हेलो भाई साहब, ओए सुनो ध्यान से, इधर सुनो, जितने भी यूनियन लिस्ट के टैक्स होते हैं, यूनियन लिस्ट के, बाकी नहीं, यूनियन लिस्ट के, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे इनकम टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, मिलता स्टेट को भी है। कस्टम ड्यूटी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, मिलता स्टेट को भी है, ठीक है ना। ऐसे ही अच्छा सुनो ध्यान से, अब बच्चा कहता है सर ये तो हो गया सीजीएसटी, सर सीजीएसटी का पैसा क्या स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? हैं क्या सीजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अब कई बच्चे कह रहे हैं नहीं, क्योंकि सर वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का है, तो क्यों सीजीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट किएंगे? किया जाएगा। सर आईजीएसटी का जो अपोर्शनमेंट होता है, आपने कहा था आईजीएसटी के दो टुकड़े होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आईजीएसटी का जो सीजी वाला टुकड़ा होता है, क्या फिर आगे उसके भी दो टुकड़े होंगे, सीजी और एसडी होंगे? यार ये गाबा सर ये कोई बात थोड़ा हो यार, नहीं 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 गाबा सर ये कोई बात थोड़ा हो यार, ये कोई बात बनी यार। यार एक बात बताओ, क्यों सीजीएसटी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? नहीं एक बात बताओ, आपने अभी कहा, इसको आप 0.75 की स्पीड में भी सुन सकते हो। देखो अगर मैं स्लो चलूंगा ना, मैं प्रोविजन में बहुत ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता, और वैसे भी चैप्टर 1 है, क्योंकि देखो जब इंपॉर्टेंट चैप्टर आएंगे वो हमें को टाइम लगाना ही पड़ेगा। सप्लाई का चैप्टर है, आईटीसी है, वैल्यूएशन है, वहाँ टाइम लगाना है, वहाँ अपने आप टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट टेक्निकल है। यहाँ तो मैं इसलिए नहीं लगा रहा है, तो सिंपल ही है यार। अब अगर आप मेरे को चाहते हो इसमें मैं 2 लेक्चर लगा दूं, मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो फिर वो रिवीजन नहीं रहेगी, वो आपको मजा भी नहीं आएगा फिर। आप समझ रहे हो? ये तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, आप इसकी स्पीड स्लो करके भी सुन सकते हो, 0.75 पे भी थोड़ा आराम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई जो यूनियन लिस्ट वाले टैक्स हैं, जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर वो आगे स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है। बट एक बच्चा कह रहा है यार आपने बोला सीजीएसटी का पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है वो भी स्टेट को मिलेगा, और जो आईजीएसटी में सीजी वाला हिस्सा होता है वो भी स्टेट को मिलेगा। काबा सर क्यों? क्योंकि जीएसटी तो लिस्ट 1 में नहीं आता। अब कोई जीएसटी लिस्ट 1 में थोड़ा आता है, तो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट को? ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट को डबल बेनिफिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, चलो हो रहा है डबल बेनिफिट, बट ये समझ नहीं आ रहा जीएसटी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे। इसका लॉजिक वैसे आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बताया था, मैं उतना टाइम तो नहीं लगाऊंगा, बट थोड़ा सा आपको याद कराऊंगा। आपको मैंने रेगुलर बैच में क्या कहा था, याद करो, मैंने कहा था इंडिया में 17 टैक्सेस थे पहले, 17 टैक्सेस की हत्या करके जीएसटी लाया गया। 17 टैक्सेस में 9 अलग थे, 8 अलग थे, 9 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 8 स्टेट गवर्नमेंट के, ये 9 खत्म किए, 8 खत्म किए, तब जाके इंडिया में जीएसटी आया, ये बात तो क्लियर है। अब जब ये 9 टैक्स होंगे तो क्या ये लिस्ट 1 में नहीं होंगे? उस टाइम लिस्ट 1 में होंगे ना, क्योंकि 9 टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थे तो लिस्ट 1 में होंगे। ये 8 टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट के थे, ये लिस्ट 2 में होंगे। अब जो 9 टैक्स लिस्ट 1 में थे उस टाइम पर, तो क्या उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता होगा? यस। बट क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट होता होगा? बिल्कुल होता होगा,
क्योंकि यूनियन लिस्ट के टैक्स थे तो आर्टिकल 270 लगता होगा। आर्टिकल 270 ने कहा था कि यूनियन लिस्ट वाले टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के होंगे और स्टेट गवर्नमेंट को ही मिलते होंगे। अब इन 9 को खत्म करके सीजीएसटी बना, 8 को खत्म करके एसजीएसटी बना, तो ये तो अभी भी स्टेट का है। अब अगर ये पैसा हम स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो क्या आपको लग रहा स्टेट गवर्नमेंट ये बोलेगी इससे बढ़िया वो नो टैक्स ही रहने दो? सोचो, वो ये नहीं बोलेगी इससे बढ़िया वो नो टैक्स ही रहने दो, कम से कम वो हमें डिस्ट्रीब्यूट तो होते थे, क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में थे, आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि जीएसटी इंडिया में आएगा। बट गवर्नमेंट को जीएसटी लाना था, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार, पहले भी डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अब भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। इसलिए आर्टिकल 270 में, याद करो मैंने कहा था, अमेंडमेंट आई थी, और अमेंडमेंट ये बात कहती है भाई साहब सीजीएसटी का पैसा भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो आईजीएसटी में सीजी वाला पोर्शन है उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो इसलिए आर्टिकल 270 के अंदर अमेंडमेंट आई थी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? बाकी अब इतने इससे ज्यादा डिटेल में तो नहीं हम जा सकते, वो हम रेगुलर बैच में प्रॉपर हमने समझा हुआ है, बट थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आपको, क्या बताया था मैंने आपको, इस तरह से यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे रही फिर, अब यहाँ पे एक आर्टिकल फिर ये 279A कैपिटल ए, ये जीएसटी काउंसिल वाला। अब याद करो जो भी हमारी जीएसटी में अमेंडमेंट्स आती हैं वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स बताओ कौन करती है जी? वो सारी की सारी अमेंडमेंट करती है जीएसटी काउंसिल। ठीक है ना, वो सारी की सारी अमेंडमेंट कौन करती है? वो सारी की सारी अमेंडमेंट जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल मिला के 33 मेंबर जो होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में होते हैं, जिसमें 2 मेंबर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और 31 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। 2 सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे, एक तो होता है चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक होता है आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इन दोनों को मिला के 2 मेंबर बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और फिर 31 स्टेट के कैसे, अलग अलग स्टेट का अलग अलग मेंबर, क्योंकि जीएसटी में 31 स्टेट होती है ना, 28 तो एक्चुअल होती हैं, और याद करो 3 यूटी को, दिल्ली, पौंडीचेरी और जेएनके, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, इन 3 यूटी को जीएसटी में स्टेट मानते हैं। तो 28 और 3 31, तो हर स्टेट का अलग अलग बंदा हो गया, वो हो गया। और इसी में से एक पर्सन को वाइस चेयरमैन हम नॉमिनेट करते हैं, वाइस चेयरमैन। तो है तो वो 31 ही, तो 31 ये और 2 वो, टोटल मिला के 33 मेंबर जीएसटी काउंसिल के होते हैं। और अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग करनी होती है, कम से कम 50% कोरम चाहिए होता है, ये बात ध्यान देना, 50% कोरम के बिना मीटिंग नहीं हो सकती। अगर कोरम नहीं होगा मीटिंग नहीं होगी। फिर 75% वोटिंग अप्रूवल में चाहिए, 75% वोटिंग, 75% वोटिंग अप्रूवल में चाहिए जी, उसके अप्रूवल चाहिए 75% वोटिंग की। अब कितना किसका शेयर है? तो गवर्नमेंट कहती है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 1/3 और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 2/3 है। मतलब इसका शेयर है 33.33% और इसका शेयर है 66.6%। अब बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मेंबर जो वोट करते हैं यस बोल देते हैं, तो हम ये मान लेंगे 33.33% वोट फेवर में आ गया। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के सभी मेंबर प्रेजेंट एंड वोट जो कर रहे हैं उन सभी ने यस बोल दिया, तो 66.67% वोट फेवर में आ गया। अब अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट में टोटल 31 मेंबर हैं, 31 में से मान लो अब 25 मेंबर ने यस बोला और 6 मेंबर ने नो बोला, तो हम क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? पता है हम क्या करेंगे? थोड़ा बहुत पता है क्या करेंगे? हम ये करेंगे, अगर 66.67 31 मेंबर के यस बोलने पर है तो 25 मेंबर के यस बोलने पर कितना होगा, तो उतनी परसेंटेज निकाल लेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परसेंटेज 33.33 है, उसको जोड़ देंगे। फिर अगर ये 75% से ज्यादा है तब डिसीजन अप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो कल वाली क्लास में इसका मैं तुम्हें क्वेश्चन भी कराऊंगा। कल वाली क्लास में इसका मैं एक तो क्वेश्चन भी कराऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आर्टिकल 279 कैपिटल का कैसा बन सकता है। आपको बताऊंगा कितने मेंबर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इतने हैं, इतनों ने वोट किया है, इतनों ने वोट नहीं किया है, तो बताओ अप्रूवल मिलेगी नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंगली कल इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे। बट अभी इतना ध्यान देना, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 2/3 है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 1/3 है। तो ये देखो वही बात यहां पे लिखी है, 50% कोरम चाहिए, 75% यहां पे वोटिंग चाहिए।
अब जीएसटी काउंसिल क्या क्या करती है? अब जीएसटी काउंसिल जी सारे के सारे काम करते हैं, कौन कौन से टैक्स हमें सब्स्यूम करने हैं, कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, अपोर्शनमेंट कैसे होगी, कौन कौन से स्पेशल रेट आ सकते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, स्पेशल कैटेगरीज स्टेट जो जीएसटी में है उस पर कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ये सारे के सारे काम जीएसटी काउंसिल करती है। ये सारे के सारे काम जीएसटी काउंसिल करती है। ठीक है, उसके बाद एक और इंडिया की डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई थी। 28 स्टेट है, 8 यूटी हैं। 8 यूटी में 3 यूटी को तो हम स्टेट ही मानते हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, जेएनके, तो इसको डीम्ड स्टेट मानते हैं। टोटल 31 स्टेट है। फिर 5 यूटी हमारी बचती हैं, कौन कौन सी? अंडमान निकोबार, दादरा और दमन, अब ये एक ही यूटी है, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, और याद है एक अदर टेरिटरी आती है, अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी। तो टोटल मिला के 6 यूटी हमारी यहां पे निकल के आती है, 6 यूटी। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर देखो जी, अब यहां पे इंडिया की डेफिनेशन में 12 नॉटिकल माइल्स, याद है 12 नॉटिकल माइल्स वाला पानी भी इंडिया का पानी बनता है, और 200 नॉटिकल माइल्स वाले पानी को भी इंडिया का पानी कहते हैं, बट ओनली फॉर द ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। और यहां पर 1 नॉटिकल माइल्स में 1.852 किलोमीटर होते हैं। अब एक बात मेरे को बताना, ये देखो इंडिया का मैप यहां पे दे रखा है, आपको याद है 12 नॉटिकल माइल वाला पानी जो हमारा इंडिया होता है, 12 वाला पानी जो होता है, ये 12 वाला पानी है। इस पानी को, ये 200 वाला पानी है, इस पानी को हम स्टेट मानते हैं, यूटी मानते हैं? बताओगे मेरे को, जल्दी बताओ। ये जो हमारा बेस लाइन है ये तो पता है, स्टेट होगी या यूटी होगी। ये जो 12 वाला पानी है इसको तुम स्टेट मानोगे, यूटी मानोगे? बताओ क्या मानते हैं? क्या इसको स्टेट मान के जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, यूटी मान के? क्या कहा था मैंने क्लास में? ये पानी जिस भी नियरेस्ट स्टेट के पास होगा, जो भी नियरेस्ट कोस्टल स्टेट होगी या जो भी नियरेस्ट यूटी होगी, इसको वो स्टेट और वो यूटी मान के हम यहां पे जीएसटी लगाते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो भाई, अगर मान लो ये वाला पानी है, ये वाला पानी जिस स्टेट के पास आएगा उसको वही स्टेट मान के अकॉर्डिंगली जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। तो जो भी मेरी नियरेस्ट स्टेट है या जो भी मेरी नियरेस्ट यूटी है, इस पानी को वो स्टेट और वो यूटी मान के हम जीएसटी लगाते हैं। तो ऐसे आंखें बंद करके मत बोल देना कि ये स्टेट है या मत बोल देना यूटी, ऐसे नहीं होता, चेक करना पड़ेगा। वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि ये पानी किस स्टेट के पास है, तो जो वो पानी जिस स्टेट के पास होगा उसको वो स्टेट मान के जीएसटी एप्लीकेबल करना, बस ये पर ध्यान दो। और ये जो हमारा ये वाला पानी है 200 वाला पानी, ये पूरा का पूरा पानी मैंने कहा था एक यूनियन टेरिटरी है। ये पूरा का पूरा 200 वाला पानी जो है एक यूनियन टेरिटरी है, और इसी को हम अदर टेरिटरी कहते हैं। तो ये जो पूरा पानी है ना, ये 188 नॉटिकल माइल है, ये अदर टेरिटरी है, और इस पूरे पानी को हम एक यूनियन टेरिटरी का नाम देते हैं। तो टोटल तभी मैंने यहां पे लिखा है, देखो अदर, अगर आप चेक करोगे अदर टेरिटरी, तो टोटल मिला के 6 यूटी यहां पे निकल के आती हैं, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर जी, फिर अगर मैं टबैको की बात करूंगा, तो टबैको वाले केस में याद करो, टबैको वाले केस में क्या होता है जी? अब टबैको वाले केस में आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल होता है, और टबैको वाले केस में एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल होता है। तो टबैको, हेलो भाई साहब, ओए इधर इधर सुनो, अब ये जो है, ये जो टबैको लोग हाथ रगड़ रगड़ के खा रहे हैं, इस पे जीएसटी भी है, एक्साइज भी है, डबल टैक्स है। तो टबैको और टबैको बेस प्रोडक्ट पे आपका जीएसटी भी है और आपका एक्साइज ड्यूटी भी है, यहां पे डबल टैक्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अच्छा, एक आपको मैंने चैप्टर 1 में और बताया था, याद करो, जीरो रेटेड सप्लाई। किसी को याद है जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? ऐसी सप्लाई, ओए ओए, ऐसी सप्लाई जिसपे जीरो रेट, हाँ जी 2 मिनट, ऐसी सप्लाई जिसपे रेट ऑफ जीएसटी जीरो है। और याद है जीरो रेटेड सप्लाई को हम एक्सपोर्ट का नाम देते हैं। अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं या SEZ को सप्लाई कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। तो इन दोनों सप्लाई को हम जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं, इस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो जी। हाँ, 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से लेंगे जी, 200 नॉटिकल माइल जो है वो हम बेस लाइन से लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर मैं इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं इंडिया से बाहर सप्लाई कर रहा हूं वो एक्सपोर्ट है, अगर मैं SEZ को सप्लाई कर रहा हूं वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। इन दोनों को जीरो रेटेड सप्लाई बोल के चलेंगे और यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर टबैको में बाद BED एंड NCCD चार्ज होता है, हाँ
ठीक है जी, डन। मेरे बच्चे जीरो रेटेड सप्लाई समझो, अगर आपने इंडिया से बाहर कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया या अगर आपने इंडिया में ही सामान दिया बट SEZ को सप्लाई की, तो इन दोनों को कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। भाई गवर्नमेंट कह रही है इस पे कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि एक्सपोर्ट है और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे GST नहीं लगाना चाहती, इसीलिए एक्सपोर्ट को नाम दिया जीरो रेटेड सप्लाई, इसलिए यहां पे GST नहीं है जी। हाँ बिल्कुल ITC ले सकते हैं हम, अभी ITC की बात नहीं करेंगे भाई। मैं नहीं मान रहा, आपने पहले पढ़ा होगा, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पढ़ा होगा। ITC बिल्कुल ले सकते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई में ITC मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसको। हाँ जीरो रेटेड सप्लाई पे कोई GST नहीं है। नहीं नहीं, 12 + 188 है भाई, बेस लाइन से 12 है और बेस लाइन से 200 है, तो बीच में 188 नॉटिकल माइलेज। सेंट्रल एक्साइज तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट एक्साइज स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जैसे लीकर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, टबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो जो स्टेट लेवल के प्रोडक्ट होंगे वहां पे गवर्नमेंट अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, नहीं तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। डन जी, इसको लॉक करें। चलो अब जाके फिर हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 एक बार हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया। अब हमें देखो क्या करना है, कल ये सारे के सारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन है। टोटल कहाँ पे कितने क्वेश्चन है, टोटल वैसे तो यहाँ पे 36 क्वेश्चन है, टोटल 36 क्वेश्चन है, बट हम कुछ कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्लास में देख लेंगे, नहीं तो फिर आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप वो घर से पढ़ के आएंगे, कोई डाउट होगा मुझसे पूछेंगे। साथ के साथ हमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, साथ के साथ में क्वेश्चन भी पैक करने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं करवा दूंगा, कुछ आपको फिर होमवर्क दूंगा जो आप घर से करके आओगे। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? साथ के साथ में प्रोविजन प्लस क्वेश्चन पैक, चैप्टर खत्म जी, चैप्टर खत्म। ठीक है, इस तरह से करके चलेंगे। ठीक है, तो कल हम करेंगे क्वेश्चन, और ध्यान रखना क्वेश्चन करने के लिए जरूर आना, चाहे थ्योरी के लिए आना मत आना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। कल आधे बच्चे गायब होंगे, कल मेरे से अभी पूछ लो कितने 450 बच्चे थे ना, कल की बताओ स्ट्रेंथ कितनी होगी? कल की स्ट्रेंथ होगी 300। 100% कह रहा हूं, 300 से भी कम हो सकती है, क्योंकि आधे बच्चे क्वेश्चन करते टाइम उड़ जाएंगे जी। छोड़ना, क्वेश्चन कौन करेगा, रट्टे मारेंगे बेटे, इस चक्कर में एग्जाम नहीं क्लियर हो रहे। आप समझो क्वेश्चन जरूरी है, प्रोविजन से भी बहुत सारे, क्योंकि क्वेश्चन से कई बार प्रोविजन क्लियर होते हैं, तो क्वेश्चन से प्रोविजन कई बार क्लियर होते हैं, बस ये बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब सारे बच्चे क्या करके जाएंगे, अगर 400 बच्चा भी इस टाइम लाइव बैठा है, उम्मीद करूंगा 400 के 400 कमेंट करके जाएंगे, इतना तो आप मेरी रिस्पेक्ट करते होंगे। तो सारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे आपको रिवीजन क्लास कैसे लगी। पूरा शेड्यूल मैंने बता दिया कब किसकी रिवीजन होगी, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लाइक और कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, ताकि वीडियो इसको ऊपर आती रहे और रिकमेंडेशन में जाती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच जी, बाय बाय जी। आदेश वो आएगा, टैक्स कलेक्शन वाला सिस्टम जो है ना, जब ITC वाला कराऊंगा ना मेरे बच्चे, जब मैं ITC वाला कराऊंगा, ये देखो आगे टेंशन मत, तो सब कुछ कवर है। जब ITC वाला टॉपिक कराऊंगा, टैक्स कलेक्शन वाला उसके अंदर आ जाएगा, जो आप कह रहे हो ना वो मल्टी पॉइंट कलेक्शन विद ITC मेथड, ये देखो जी, वो सारा कुछ यहाँ पे आएगा जी मेरा बाबू। हाँ मेरा बच्चा, इसमें सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो मैंने वो उसको ITC वाले चैप्टर में डाल रखा है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच जी, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।